नमस्कार दोस्तों, आरबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश वर्मा और इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ही क्विक मेथड है और आप बहुत ही जल्दी सेकंड्स में आप वर्गमूल निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। देखिए, इस मेथड से हम 5 डिजिट्स तक के अंकों वाली संख्याओं का जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो उनका हम स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए पहले मेथड समझते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, एसएससी, बैंक, तो कम से कम 30 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो अपनी जुबान पे रखो। आगे देखते हैं। देखिए, 1 स्क्वायर 1 समझिए, इसे पहले इसे समझना जरूरी है। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर, तो ऐसे 10 तक के स्क्वायर जो है आपको पता है। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि अगर किसी संख्या का, वो संख्या जिसका हमें वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है, उसके इकाई की संख्या में 4 हो, तो जो वर्गमूल निकलेगा यानी जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसकी इकाई की संख्या या तो 2 हो सकती है, नहीं तो 8 हो सकती है। 2 हो सकती है, ठीक है। अगर किसी संख्या का जिसका हमें स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है, इकाई की संख्या 9 हो, ठीक है ना, तो देखिए 9 और 9 हो, तो जो वर्गमूल निकलेगा उसकी इकाई की संख्या या तो 3 हो सकती है या 7 हो सकती है। इसी तरह से यदि उस संख्या का जिसका हमें स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है और उसकी इकाई की संख्या 6 हो, तो वर्गमूल का, उसका जो वर्गमूल आएगा उसके वर्गमूल की इकाई की संख्या 4 हो सकती है या 6 हो सकती है। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चंस को मैं उठाता हूं, 2704। अब इसके लिए क्या करना होता है, हमें पीछे से हम 2 अंकों को ले लेते हैं, ठीक है। और अब देखिए, जब 2 अंकों को लिया तो इसी मेथड से देखिए, यहां पर इकाई की संख्या क्या है, 4 है। तो अगर 4 है तो यह निश्चित है कि अगर इकाई की संख्या 4 है तो जो स्क्वायर रूट आएगा यानी जो वर्गमूल आएगा उसकी इकाई की संख्या जो होगी या तो 2 होगी या 8 होगी। ठीक है, तो हमें इकाई की संख्या इसमें या इसमें से कोई एक मिलना है। अब इधर की संख्या हमें ज्ञात करनी है, यानी कि 10th प्लेस पे कौन है, दहाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, कौन सा अंक है। और इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब हमें 27 यहां पे है। आप देखिए 27 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच ही तो एग्जिस्ट कर रही है। 5 और 6 स्क्वायर, यानी आपको देखना है कि किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच ये संख्या एग्जिस्ट कर रही है। तो निश्चित तौर पे 5 स्क्वायर 25 होता है और 6 स्क्वायर 36 होता है, तो इन दोनों के बीच ये एग्जिस्ट कर रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा छोटी वैल्यू लेनी है। तो छोटी वैल्यू इसमें क्या है, 5 है ना। 5 और 6 में से छोटी वैल्यू क्या है, 5 है, तो आपको यहां पे 5 ही आएगा। यानी ये श्योर हो गया कि आपका 2704 का जो वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट होगा वो या तो 52 होगा या 58 होगा। अब आपको पता ये करना है कि 52 है कि 58 है, यानी कि आपको दहाई की संख्या तो श्योर है, हाँ दहाई की संख्या मिल गई आपको, इकाई की संख्या आपको एग्जैक्ट पता करना है। अब ये कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। अब देखिए ये 27 जो है 25 के करीब है कि 36 के करीब है। निश्चित तौर पे ये 25 के करीब है। 25 और 27 के बीच का डिफरेंस 2 है और 27 और 36 के बीच का डिफरेंस क्या है, 9 है, हाँ 9 है। तो निश्चित तौर पे ये 25 के करीब है। यानी अगर ये छोटे वैल्यू के करीब होगी तो इकाई की संख्या छोटी वैल्यू होगी, अगर ये बड़े वैल्यू के करीब होगी तो इकाई की संख्या बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन यहां क्या है, 27 छोटे वैल्यू के करीब है, 25 के करीब है, तो हमारा यहां पे छोटा वैल्यू कौन सा है, 2 है। तो हमारा जो यही 2 जो है ये हमारे लिए इकाई की संख्या हो जाएगी वर्गमूल में। तो हमारा जो वर्गमूल है 2704 का 52 हमें मिल गया। बहुत आसान है, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। आइए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसे मैं मिटाता हूं। अगर समझ ना आए तो वीडियो 1-2 बार जरूर देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब है
1225 हमने पीछे से 2 डिजिट ले लिया। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान है। देखिए इसमें इकाई की संख्या 5 ही होगी। अगर 5 हो, देख लीजिए 1 हो तो 1 है, और देखिए यहां पे 5 होगा तो 5 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ देखिए यहां पे एक चीज और आपको समझना था, अगर 1 हो तो देखिए अगर किसी संख्या में इकाई की संख्या 1 हो जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल के इकाई की संख्या 1 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब देखिए यहां पे क्या है 25, तो हमें इकाई की संख्या मिल गई 5। अब हमें इधर ज्ञात करना है, हाँ इधर फाइंड करना है। तो 12 किसके किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है भाई, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16। हमें यहां तो कुछ पता ही नहीं करना है, हमेशा छोटी वैल्यू लेनी है। छोटी वैल्यू क्या है 3, हमें मिल गया 30। बहुत आसान है, ठीक है। अब आइए एक 5 अंकों की संख्या का भी हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। अगर हम ये मैं अपने सीरीज के बाद इसे खुद से ले लिया मैंने, और इसे हम 29 और 16, ठीक है। अब 29 16 का हम निकालते हैं, देखिए ठीक है। अब ये ऑब्वियस है कि इकाई की संख्या क्या हो सकती है इसकी, या तो 4 होगी नहीं तो 6 होगी, ठीक है। अब इधर का हमें फाइंड करना है। इधर का फाइंड करने के लिए क्या करना है, देखिए 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या 29, तो ऑब्वियसली यहां जो होगी संख्या वो 5 होगी। अब ये श्योर है कि ये 54 होगा या 56 होगा इसका वर्गमूल। अब हमें फाइंड करना है कि 54 होगा कि 56 होगा, यानी कि हमें इकाई की संख्या प्राप्त करनी है सिर्फ। तो अब देखिए क्या करना है, 29 ये है 25, ये है 36, तो 29 किसके करीब है, निश्चित तौर पे 25 के करीब है, छोटे वैल्यू के करीब है। तो छोटे वैल्यू के करीब है तो हम ये छोटा वाला ले लेंगे और हमारा जो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल जो होगा 54 हो जाएगा। क्लियर? हाँ, एक और क्वेश्चन हमने खुद से बना लिया, ठीक है। तो अब एक और ये लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 5 डिजिट का है, देखिए 11449। इसमें भी हम क्या करेंगे, हमने पीछे से 2 अंकों को ले लिया। अब ये तय है देखिए यहां से कि क्या होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा इकाई की संख्या इसकी, ठीक है। इकाई की संख्या क्या होगी, या तो 3 होगी या तो 7 होगी, इसका जो वर्गमूल होगा यानी स्क्वायर रूट होगा। अब ये देखिए 114, अब 114 के लिए क्या कर सकते हैं भाई, आपको पता है मैंने कहा है ना कि 30 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट को याद रखें, ठीक है। देखिए अब 114 जो है ये किसके किसके बीच में है, 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में। तो निश्चित तौर पर इधर की जो संख्या होगी हम छोटी वाली वैल्यू लेंगे, हमेशा छोटी वाली वैल्यू लेनी है आपको। तो ये 10 हो गया, ठीक है। यानी कि हमें स्क्वायर रूट या तो 103 आना है हमारा या 107 आना है, ठीक है। अब देखिए 10 स्क्वायर 100 और 11 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121। 114 किसके करीब है, 100 के या 121 के, निश्चित तौर पे 121 के करीब है, ठीक है। तो यानी बड़े वाले वैल्यू के करीब है, तो जब बड़े वाले वैल्यू के करीब है तो हम इसे ले लेते हैं इकाई की संख्या की जगह पे, यानी आपका स्क्वायर रूट जो हुआ वो 107 हो गया। तो मेरे ख्याल से आपने इसे बिल्कुल समझ लिया होगा, इसे खूब प्रैक्टिस करें, हाँ, और एप्लीकेशन में भी लाएं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो मैथमेटिक्स के, तो आप उसे एप्लीकेशन में लाएं इस मेथड्स को, बहुत ही काम आने वाला चीज है ये, ठीक है, बहुत ही काम आने वाला मेथड। और इस वीडियो में हम वैसी संख्याओं का स्क्वायर यानी कि वर्ग सीखने वाले हैं जो संख्याएं 50 से यानी 50 से कुछ कम या 50 से कुछ ज्यादा हैं। वो संख्याएं 51 हो सकती हैं, 52, 53, 55, 60, 65 भी हो सकती हैं, या 49, 48, हाँ 45, 35, 36 भी हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि स्क्वायर सीखने के पहले आपके लिए जरूरी है कि 30 तक के
30 तक की संख्याओं का स्क्वायर जो है यानी वर्ग जो है, आप बिल्कुल जबानी याद रखें। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आइए यहां पर बोर्ड पर देखिए, 9 × 9 81, दो अंकों में आपको आंसर मिलता है। लेकिन जैसे ही आप 10 का स्क्वायर करते हो आपका आंसर 3 अंकों का होता है, और 31 का स्क्वायर आप करते हो तो भी 3 अंकों का होता है, ठीक है। लेकिन 32 पे जब आप जाते हो तो 32 का स्क्वायर जो होता है आपको 4 अंकों में मिलता है, 3 डिजिट्स में मिलता है। यानी कि इसका मतलब है कि 10 से लेकर 31 तक की संख्याओं को अगर आप वर्ग करते हो तो आपका आंसर जो आएगा वो 3 अंकों में आएगा। लेकिन 32 से अगर आप स्क्वायर करना शुरू करते हो, 32 से लेकर 99 तक की, देखिए 99 का स्क्वायर 9801 है, यानी कि 32 से लेकर 99 तक की किसी भी संख्या को, 31 के ऊपर 2 अंकों की किसी भी संख्या को अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसका जो आंसर आपको मिलेगा वो 4 अंकों में होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और क्यों है ये आपको जब हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात, आपको 25 याद रखना है, 25 यहां लिखता हूं मैं, ये 25 को 25 को आपको याद रखना है। अगर 50 के आसपास की संख्याओं को वर्ग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? देखिए हमारे पास 5 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को मैं उठाता हूं, 52 स्क्वायर। अब देखिए 52 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, 2 ज्यादा है। तो अगर जितना ज्यादा है 25 में उतना जोड़ लेते हैं। देखिए पहला प्रोसेस क्या है निकालने का, 25 में हमने 2 जोड़ा, क्योंकि 50 से 2 ज्यादा है 52, और हमने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, तो जो जोड़ा है हमने 25 में उसी का स्क्वायर करते हैं और राइट साइड में लिखते हैं 2 स्क्वायर। देखिए यानी क्या करना है, अगर 52 का स्क्वायर हमें करना है तो देखिए आपको ये 50 से 2 ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं 25 में 2 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 27, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड में होता है आंसर, और राइट साइड में क्या होगा, हमने तो 2 जोड़ा है 25 में ना, देखिए 25 में हमने 2 जोड़ा है, तो इसी का स्क्वायर करके हम यहां लिखते हैं, तो ये हम लिख देते हैं 2 स्क्वायर, तो ये हो जाता है 4। अब देखिए आपको अभी मैंने बताया कि 32 से लेकर 99 तक की किसी भी संख्या को अगर आप स्क्वायर करते हो तो आंसर आपको 4 डिजिट में ही मिलेगा, 4 अंकों में ही मिलेगा। अब यहां पे आपको पता चल गया, आप 274 नहीं लिख सकते आंसर। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये 32 से 99 तक के बीच की संख्या है, तो आपको आंसर 4 डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप 4 के आगे एक 0 रख दोगे और आपका आंसर 2704। बहुत आसान है, ठीक है, और बहुत क्विकली माइक्रो सेकंड्स में आप करोगे इसे, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूं और दूसरे क्वेश्चन को उठा रहा हूं। देखिए 56 स्क्वायर। अब देखिए 56 जो है 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। 56 का हमें स्क्वायर करना है तो 50 से ये 6 ज्यादा है 56, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा है तो 25 में जो ज्यादा संख्या है यानी 6 ज्यादा, इस 6 को हम जोड़ देंगे। देखिए 6 ज्यादा है ना, तो 25 में हमने 6 जोड़ दिया है, तो हम 25 और 6 31 इधर लिखते हैं, किधर, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या हो गया, हमने क्या जोड़ा था, 6 जोड़ा था 25 में। अब इसका स्क्वायर करके हम राइट साइड में लिख देते हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36। देखिए इसे हमने स्क्वायर किया। अब तो ये 4 अंकों का ही गया, क्योंकि ये 32 से लेके 99 के बीच की संख्या है, 4 अंकों में आंसर मिलेगा। आपका आंसर 31 36। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल। अब इसे मैं मिटाता हूं, तीसरी संख्या को उठाता हूं। अब देखिए ये संख्या जो है 48 स्क्वायर, ये क्या है, ये तो भाई 50 से छोटी संख्या है, 50 से छोटी है। अब क्या करेंगे, हमने ज्यादा था तो 25 में वो जोड़ लिया था। अब कम 50 से जितना भी कम होगा उसे हम घटा लेंगे 25 से। अब 48 जो है 50 से कितना कम है, 2 कम है। देखिए ज्यादा है तो जोड़ लेंगे और कम है तो घटा लेंगे, ठीक है।
तो 50 से 2 कम है, अगर 2 कम है तो हम 25 से 2 घटा लेंगे। देखिए यही किया गया है, 25 से 2 घटा लिया गया, तो 25 से 2 घटाया, हमारे पास लेफ्ट साइड में आया 23। और अगर हमने क्या घटाया था, 2 घटाया था, 2 घटाया था ना। देखिए अगर 2 घटाया तो क्या स्क्वायर करेंगे, इसी 2 का स्क्वायर करेंगे, तो हमने 2 को स्क्वायर किया तो हमें मिला 4। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि 48 32 से लेकर 99 के बीच की संख्या है, तो इसका आंसर आपको 4 अंकों में मिलेगा। आपको पता है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप यहां पर एक 0 बैठा दोगे और आपका आंसर 2304। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं आगे वाला। ठीक है, देखिए अब है 42 स्क्वायर। अब एक ही बार में मैं आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, 42 स्क्वायर। अब 42 जो है 50 से कितना कम है, 8 कम है। ठीक है, तो हम 25 से क्या घटाएंगे, 8 घटा देंगे, और 25 से हमने 8 घटाया तो क्या मिला हमें इधर 17। ठीक है, 17 मिला। और हम किसका स्क्वायर करेंगे, जो संख्या घटाई है हमने, क्या घटाई है, 8 को घटाया है, 8 को घटाया है, 8 का स्क्वायर करते हैं 64, तो हमें यहां पे 64, 4 अंकों में ही आंसर मिलना है हमें, 1764 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब 36 को कर लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें। ठीक है, इसे मैं मिलाता हूं। देखिए 36 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये 36 कितना कम है, 14 कम है, किससे, 50 से। तो हम 25 से क्या घटाएंगे, 36 स्क्वायर, 25 से हम क्या घटाएंगे, 14 घटाएंगे। ठीक है, तो 25 से हमने 14 घटाया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इधर मिल जाएगा 11, किधर, लेफ्ट साइड में। और इधर के लिए क्या करेंगे, अब हम देखिए कि हमने क्या घटाया था, 25 से हमने 14 घटाया था, तो इसी 14 का हम स्क्वायर करते हैं जो घटाया था। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने कहा था ना कि 30 तक की संख्याओं का वर्ग आप याद रखें। अगर आपको याद है तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का 196, हमने यहां लिखा 196। लेकिन अब देखिए ये तो 5 डिजिट का हो जाता है टोटल, यानी इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि 32 से 99 तक के बीच की संख्याओं का आंसर 4 अंकों में आना चाहिए। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर जो होगा वो 4 अंकों में आएगा। ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं करना है, इसे लेके यहां ऐड कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही ऐड करते हो तो ये आपका क्या होता है, 1296, 4 अंकों का आपका आंसर आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी जल्दी आप इसे करेंगे माइक्रो सेकंड्स में, और उसे क्वेश्चन में भी, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसमें एप्लीकेशन में लाएंगे, आपको बहुत सहूलियत होगी, बहुत ही कम समय लगेगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो मेरे ख्याल से आप इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे आगे। तो में हम वैसी संख्याओं का स्क्वायर यानी कि वर्ग सीखने वाले हैं जो संख्याएं 100 के यानी 100 के आसपास हैं, यानी कि 100 से कुछ ज्यादा, 100 से कुछ कम। वो संख्याएं 102, 3, 4, 110, 15, 20, 22 भी हो सकती हैं, और 99, 98, 85, 86, ठीक है, ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, दो महत्वपूर्ण बातें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब मैंने 50 के आसपास की संख्याओं को वर्क करना बताया था कि 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर जुबानी याद रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए यहां पर है, अगर आप 100 इंटू 100 करते हैं, ठीक है, यानी 100 स्क्वायर करते हो तो आपका आंसर आता है 10000, 5 अंकों का आंसर मिलता है। और देखिए 316 तक जब आप जा रहे हो ना तो 5 अंकों का आपको आंसर मिलता है। ठीक है, 100 से लेके 316 तक की संख्याओं को अगर आप स्क्वायर करते हो, वैसी संख्याएं जो 3 डिजिट की हैं, 100 से लेकर 316 3 डिजिट की हैं, तो उन संख्याओं का जो आंसर मिलेगा आपको 5 डिजिट का मिलेगा। उसके बाद 317 से आपका जो आंसर मिलेगा वो 6 अंकों में मिलेगा, यानी 6 डिजिट्स का मिलेगा। देखिए 317 का 100489 और 999 का स्क्वायर जो है वो 998001, यानी कि 6 अंकों का आंसर है। इन दोनों महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। और अगली महत्वपूर्ण बात क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि हमारा यहाँ पे जो बेस है 100 है, क्योंकि हमारी जो संख्या है 104, 107, 114, 98, 96, यानी 100 से कुछ ज्यादा या 100 से कुछ कम। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो राइट साइड में जो हमारे जो अंक आएंगे वो 2 डिजिट होने ही चाहिए, ना कम ना ज्यादा। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि हमारा बेस
100 है। अब देखिए हम स्क्वायर करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? 104 है तो हमें क्या करना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है? 104 100 से 4 ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो उतने में 104 में हम 4 और जोड़ लेते हैं। 100 से 104 ज्यादा है तो हम 104 में 4 जोड़ लेते हैं, जितना ज्यादा है 100 से। और दूसरे पार्ट में क्या करते हैं? हमने क्या जोड़ा? 4 जोड़ा, उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी 4 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 4 का हमने स्क्वायर कर दिया, 4 स्क्वायर कर दिया। अब हमारा आंसर जो आ जाएगा 104 प्लस 4 108 और 16, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 108 और 16 108 16। अब देखिए इसका करते हैं हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 100 से कितना ज्यादा है? 7 मोर, 7 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? 107 में और 7 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 114। ठीक, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे 104 में जितना ज्यादा है 4 ज्यादा था 100 से, वो जोड़ लिया। यहाँ 107 है तो 100 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, हमने 107 में 7 और जोड़ लिया, 114 हो गया। अब हमने क्या जोड़ा? 7 जोड़ा ना, 7 जोड़ा तो हम उस 7 का स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 49। तो आंसर क्या हो जाता है? 114 ठीक है, इसको जरा मैं ठीक से लिख दूं, 114 ऐसे 11449। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमारे पास है 114 114। अब देखिए 114 कितना ज्यादा है? 100 से 14 ज्यादा है तो 114 में हम कितना जोड़ेंगे? 14 और जोड़ लेंगे, ज्यादा है तो जोड़ लेंगे। तो ये 114 में जैसे ही हम 14 जोड़ते हैं ये 128 हो जाता है। 114 में हमने 14 जोड़ना है तो ये 128 हो जाएगा। इधर क्या आना चाहिए? 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है? इधर हमने क्या जोड़ा था? 14 जोड़ा था ना, 114 में हमने 14 जोड़ा था तो हमने जो जोड़ा था 14 जोड़ा था, उस 14 का स्क्वायर इधर करना है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, इधर 2 ही डिजिट रहना है, 2 ही अंक रहना है इधर, इसको लाके इधर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 12996, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब वैसी संख्याएं हैं जो 100 से कम है। अब यहां क्या करना है? आप देखिए अगर 100 से कम है, कितना कम है? 2 कम है, तो फिर हमने ज्यादा था तो जोड़ लिया था, कम है तो घटा देंगे। इतना ही में से हम 2 घटा देते हैं। तो देखिए 98 में से हमने 2 घटा दिया और इधर क्या करेंगे? हमने क्या घटाया? 2 घटाया ना, इस 2 का स्क्वायर करते हैं तो इधर 4 हो जाता है। लेकिन फिर आपको पता है कि इधर 2 डिजिट आने ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 100 बेस है। तो हम इधर क्या करते हैं भाई? 98 माइनस 2 तो ये 96 हो जाएगा और 4 के पहले एक 0 लगा देते हैं और हमारा हो जाता है 9604। ये आंसर हो जाता है। क्लियर? अगला देखते हैं 96 स्क्वायर। अब 96 स्क्वायर जो है कितना कम है? 100 से 4 कम है तो हम 4 घटा लेते हैं तो 96 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 92। और हमने क्या घटाया? 4 घटाया, इस 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, इधर 16 2 डिजिट तो आ ही गया, तो ये हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा। तो इसे देखिए, बार बार कीजिए, सॉल्व कीजिए और पुख्ता कीजिए अपनी प्रैक्टिस, तब जाके आप क्वेश्चंस में जो बड़े क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उसमें आप एप्लीकेशन में ला सकते हो, उसे जल्दी सॉल्व कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आरबीसी क्लासेस। आई एम राजेश वर्मा, ऑलवेज एट योर सर्विस। तो इस वीडियो में हम कुछ मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक सीखने वाले हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हैं, एसएससी, सीजीएल हो या बैंकिंग हो या और भी कोई एग्जाम हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करें या जल्दी से जल्दी डिवाइड करें। तो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें आज से मल्टीप्लिकेशन का सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्या है आज का हमारा मल्टीप्लिकेशन। ये तो देखिए मल्टीप्लिकेशन है 13 इंटू 14, 21 इंटू 24, 31 इंटू 38। अब इसे जल्दी से जल्दी हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखिए 2 डिजिट की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के अलग अलग पैटर्न है। 2 डिजिट के अलग अलग आपको 2 डिजिट की संख्याएं मिलेंगी, पैटर्न अलग अलग होंगे, तो आपको समझना पड़ेगा। हर वीडियो में हम एक अलग पैटर्न पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में देखिए क्या पैटर्न है। देखिए
यहां देखिए 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, दहाई की संख्या सेम है, इकाई की संख्या जो है 3 और 4, 1 और 4, 1 और 8, ये अलग अलग है। सेम भी हो सकता है, इकाई की संख्या जो है ना वो सेम भी हो सकती है, एक ही हो सकती है, लेकिन इसका दहाई की संख्या का सेम होना मस्ट है। इकाई की संख्या सेम हो अलग हो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अब देखिए इसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। पहला क्या क्या करना है, पहचानना है आपको दहाई की संख्या सेम। देखिए अब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए बहुत जल्दी होगा, 13 इंटू 14। अब हमें करना क्या है, इस 13 में इस 4 को जोड़ लेना है, 17 हो जाएगा ना। 13 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 17 हो जाएगा। इस 13 को हम 4 में जोड़ देते हैं, सिर्फ 4 में, 14 में नहीं, सिर्फ 4 में, तो 17 हो जाएगा। या इस 14 में हम इस 3 को जोड़ देते हैं, तब भी ये 17 होगा, ठीक है, 17 होगा। तो कोई भी काम कर लो आप, तो मैं ऐसा करता हूं 14 14 प्लस 3, ऐसे मैंने जोड़ लिया। ये एक पार्ट का राइट साइड का आंसर हो गया। अब आगे इसको गुना करते हैं, ठीक है, इकाई की संख्या को गुना किया हमने और 12। अब इसमें यह देखना है आपको कि जो इस पार्ट में होगा, जो नंबर आएंगे वो सिर्फ एक डिजिट का एक अंक ही हो सकता है, मतलब एक अंक होगा, एक डिजिट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 10 का बेस है, 10 का बेस हमने लिया हुआ है। तो इट मींस कि यहां अगर ऐसा है कि एक ही अंक आ सकता है, तो इसे हम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। इस एक को लाकर इसमें जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, देखिए, या तो ऐसे डायरेक्ट जोड़ लो, आप 4 कर लो, 3 और 1 4 और 4 14, 18 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पहले हमने क्या किया, 1 1 7 सॉरी 14 3 17, 17, इधर 17 था इधर 12 था, अब हमने लाके इधर जोड़ दिया। ये आंसर क्या हो जाएगा, 17 और प्लस 1 18 और ये 2, ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। करना क्या है फिर से समझिएगा, या तो 13 में हम 4 को जोड़ देंगे, या 14 में इस 3 को जोड़ देंगे। हमने 14 में 3 को जोड़ दिया, ठीक है। और ये तो समझाने के लिए है, मैंने पार्ट पे बांट के समझाया है, आप तो इसे डायरेक्ट कर लो, भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों में 3 और 4 में इकाई की जो संख्या उसे गुना कर लेते हैं, देखिए 12 आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, इसे हम जोड़ देंगे इस 3 में, या फिर फाइनली हम 14 3 17 जोड़ लेते हैं और इसे को लाके जोड़ देते हैं इसमें, तो हमारा आंसर 182 हो जाएगा। एक और संख्या उठा लेते हैं, देख लीजिए इसी तरह का कोई, मान लीजिए हमें करना है 15 इंटू 12, ठीक है, 15 इंटू 12, तो हम करेंगे क्या, 15 और 2 17 यहां पे हो गया, ठीक है। और यहां पे देखिए क्या है, 5 इंटू 2 10, ठीक है, 5 इंटू 2 हमने क्या किया, 15 प्लस 2 17। आप 12 प्लस 5 भी कर सकते थे, तब भी 17 होता। और 5 इंटू 2 कर दीजिए इसको, यानी कि ये हो गया 10। अब करना क्या है, इधर को एक ही अंक आना है, तो हम इस 1 को लेके इधर जोड़ देते हैं, यानी कि 180। वैसे भी आप करोगे तो 180 आएगा। देखो 15 में 10 से कर दिया तो 150, और 15 दूना 30, 180, ये आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पैटर्न आप बिल्कुल पकड़िए इस पैटर्न को, कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया है। और आगे के 2 क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफर करेगा वो, लेकिन कोई बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा ये डिफर करेगा। इसे मैं मिटाता हूं, ठीक है, इसे मैं मिटाता हूं, और देखिए करना बिल्कुल वैसा ही है। देखिए दूसरा मैं तेजी से कर रहा हूं, 21 इंटू 24, तो हम क्या करेंगे, 21 में 4 जोड़ लेंगे, या 24 में 1 जोड़ लेंगे, 25 ही आना है, ठीक है ना। लेकिन इसमें करना क्या है, देखिए यहां पे 10 का बेस था, अगर यहां पर 1 हो, यानी हमने वहां पे फाइनली जोड़ने के बाद 1 से गुना किया है। यहां पर अगर 2 है तो पहले हमने जोड़ लिया, 21 प्लस 4 तो 25 हो गया। और चूंकि ये 2 है, देखिए, तो हम क्या करेंगे, 25 इंटू 2 कर देंगे,
ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, और 4 और 1 5। इधर तो एक ही अंक होना है, अगर 2 अंक होता तो हम इसे लाके इधर जोड़ देते। अब हमारा आंसर 25 इंटू 2 50, सॉरी यहाँ पे 4 और 1 है ना, तो यहाँ पे हमें 4 ही होगा मल्टीप्लाई करने पे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आपका आंसर सामने है। यानी कि अगर यहाँ 2 होता है तो आप जोड़ने के बाद दुगुना कर लेंगे, अगर यहाँ पे 3 होता तो तिगुना कर लेते, 4 होता तो चौगुना कर लेते। देखिए इसे करता हूं मैं, 3 31 इंटू 38, देखिए क्या है, 38 में मैंने 1 जोड़ लिया, 39 हो गया, और 39 को हमने 3 बार गुना कर दिया, यानी कि 117 हो जाएगा, 117, ठीक है। और ये 8 और 1 117 और 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पैटर्न हो गया, यानी कि अगर यहां पे 1 है तो हम जोड़ने के बाद 14 प्लस 3, वो हमने किया नहीं है क्योंकि वो उसमें कुछ 1 से गुना करना था, तो गुना करने की जरूरत नहीं है। 14 प्लस 3 17, तो 1 से गुना करेंगे। 21 प्लस 4 25, या 24 प्लस 1 25, इसको हम 2 से गुना करेंगे क्योंकि यहां 2 है। 31 प्लस 8 39, यानी 39, या 38 प्लस 1 39, और इसे हम गुना करेंगे 3 से क्योंकि यहां पर 3 है। और फिर फाइनली हम क्या करेंगे कि जो इकाई की संख्या दी हुई है, इकाई के अंक दिए हुए हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करके हम आंसर बना देंगे। तो मेरे ख्याल से आपने इस पैटर्न को समझ लिया होगा, इसे प्रैक्टिस करें, और अगले वीडियो में हम और एक बार फिर मैं हाजिर हूं मल्टीप्लिकेशन के एक और ट्रिक के साथ। आइए देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, 25 इंटू 25, 32 इंटू 38, 84 इंटू 86। अब इसके फिर पैटर्न को समझिए, पहले वीडियो में आपने पैटर्न समझा था, इस वीडियो में पैटर्न को समझिए। देखिए, दहाई की संख्या सेम, दहाई की संख्या सेम, दहाई की संख्या सेम, यानी कि 10th प्लेस पे जो अंक है या संख्या है वो सेम है, लेकिन जो इकाई की संख्या है सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये मस्ट है कि जो इकाई की संख्या है उनका सम 10 होना चाहिए, यानी कि 10 होना चाहिए। देखिए 2 8 10, 4 6 10, 5 और 5 10, ठीक है। अब इसे कैसे गुना करेंगे, देखिए मैं गुना कर रहा हूं 25 इंटू 25। करना क्या है आपको 25 मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें करना है ये कि आप तो पहले इसमें गुना कर लेंगे 25, और फिर देखिए यहां पे सेम संख्या है ना, 2 है। जितनी भी संख्या हो, यानी जो भी अंक है, उस अंक से एक ज्यादा आप ले लें। अगर यहां पे 2 है तो आप 3 ले लें, अगर यहां पे दहाई पे 3 है तो 4 ले लें, 4 है तो 5 ले लें, यानी कि एक ज्यादा ले लें और उससे मल्टीप्लाई कर दें। यानी इधर हम अगर यहां पे 2 है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे। अगर 2 है तो 3 से करेंगे, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा 6। 3 इंटू 2 6, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, ये है 32 इंटू 38, 32 इंटू 38। देखिए कुछ नहीं करना है, 8 इंटू 2 16, और 3 है यहां पर। देखिए यहां 3 है तो किससे गुना करेंगे, 3 में हम गुना करेंगे 4 से, तो यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 4 12 16। तीसरा लीजिए, देखिए कितना आसान है, 84 इंटू 86। फिर देखिए 6 और 4 10 है ना। आपको यही पकड़ना है कि जो इकाई की संख्या है दोनों संख्याओं में, वो इकाई की संख्याओं का सम जो होना चाहिए ना, वो 10 होना ही चाहिए, और दहाई की संख्या सेम होनी चाहिए। देखिए ये हम इसमें गुना करें, 24 लेफ्ट साइड में हमने लिखा, और ये क्या है 8, यानी 8 को किससे गुना करेंगे, इससे एक ज्यादा क्या है 9, तो 9 में अगर हम 8 से गुना करेंगे 72, ये आपका आंसर हुआ। तो इसे आप प्रैक्टिस करें, बहुत। चलो आज पन्नों पे कुछ खास लिख दो, मम्मी व पापा के एहसास लिख दो,
तुम उनकी आशाओं के हो सिकंदर, उठाओ कलम और इतिहास लिख दो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश वर्मा एक बार फिर आपके सामने हूं और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हम इतिहास जरूर लिखेंगे अगर आपका और हमारा प्यार यूं ही बरकरार रहा, और जो कि रहने वाला है। फिलहाल हम इस वीडियो में ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं जो संख्याएं 100 से कुछ ही ज्यादा हैं। आइए देखते हैं वो संख्याएं क्या है। हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 102 इंटू 104, 112 इंटू 114, 112 इंटू 108। देखिए ये संख्याएं जो है वो 100 से कुछ ही ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, 102 इंटू 104। अब क्या करेंगे, देखिए 100 से कितना ज्यादा है 102, 2 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है 104, 4 ज्यादा है। अब क्या करेंगे, देखिए या तो 102 में हम 4 ऐड करते हैं या 104 में 2 ऐड करते हैं। दोनों ही स्थिति में हमें लेफ्ट साइड में जो संख्या मिलती है वो मिलती है 106। देखिए 102 में 4 जोड़ दिया तो 106, 104 में 2 जोड़ दिया 106। अब राइट साइड में क्या होगा भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 इंटू 2 8। अब यहां समझने वाली बात है, देखिए हमारी जो संख्या है वो 100 से कुछ ही ज्यादा है, यानी 100 से ज्यादा का मतलब यह है कि बेस हमने 100 लिया है। ठीक है, बेस 100 लिया है तो राइट साइड में कम से कम 2 डिजिट आनी चाहिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और कम से कम 2 डिजिट नहीं, सॉरी 2 ही डिजिट आनी चाहिए, 2 ही डिजिट, ना एक कम ना एक ज्यादा। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक 0 बैठा देंगे तो हमारा 2 डिजिट हो गया और बस यही हमारा आंसर हो गया। देखिए यही आंसर हो गया। ये ध्यान दीजिएगा कि हमने पिछला वीडियो जो किया था उसमें हमने वैसी संख्याओं को उठाया था जिसमें जो संख्याएं 100 से कुछ कम है, जैसे 88 इंटू 98। ये भी बेस इसमें भी 100 ही है, तो यहां भी राइट साइड में आपको 2 डिजिट ही बनेंगे, किसी भी स्थिति में 2 डिजिट, ना एक कम ना एक ज्यादा। ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से आपने इसको समझा होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए और क्लियर हो जाएगा। दिक्कत हो रही है, वीडियो को बार बार देखें। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 112 इंटू 114। अब देखिए कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है 112 100 से। ये कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है किससे, 100 से। क्या करेंगे, वही प्रोसेस है, या तो 112 में 14 ऐड करेंगे या 114 में 12 ऐड करेंगे। दोनों ही स्थिति में क्या मिलेगा हमें, 126 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड के जो डिजिट होंगे 2 डिजिट होने चाहिए, मैंने बताया, क्योंकि 100 बेस है। इनको गुना कीजिए, 12 और 14 में जब आप गुना करोगे तो 14 140 एंड 28 168 आएगा। अब देखिए यहां 3 डिजिट हो गया। हमें 3 डिजिट नहीं चाहिए, हमें 2 ही डिजिट चाहिए क्योंकि 100 बेस है। आप तुरंत इसे कैरी फॉरवर्ड बनाकर आगे ऐड कर दें और आपका आंसर जो हो जाएगा ये इसमें ऐड हो जाएगा 1, ये जाके 6 में 7 हो जाएगा 127 68। ये आपका आंसर है। बहुत आसान है, मेरे ख्याल से और भी क्लियर हुआ होगा। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए 112 इंटू 108। हमें क्या करना है, यहां +12, 12 ज्यादा है 100 से, ये +8। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए प्रोसेस लिख रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। सीधा 112 में 8 जोड़ा आपने, 120, या 108 में ये 12 जोड़ दिया, 120 प्लस आप कुछ भी जोड़ो, यहां आएगा 120। कहां, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 12 इंटू 8 96 ऑलरेडी हमारे पास 2 डिजिट है। कुछ भी नहीं करना है, ना कैरी फॉरवर्ड करना है, ना यहां पे कोई 0 बढ़ाना है। हम आराम से लिख सकते हैं
12096 हमारा आंसर। इतना करना नहीं है, प्रोसेस समझाने के लिए था, बहुत आराम से 112 प्लस 8 120 या 108 प्लस 12 120 आपने लिख लिया। किस राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 12 into 8 96 120 96 आपका आंसर सामने है। तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सारा प्रोसेस। तो आगे आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम सवालों से इश्क कर लो, जवाबों से इश्क कर लो, वक्त कीमती है किताबों से इश्क कर लो, सब लोग फिर कहेंगे क्या खूब है नजारा, कोई खाक से उठा और बन गया सितारा। नमस्कार दोस्तों, आरबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश वर्मा। वक्त की कीमत पहचानना बहुत जरूरी है, वक्त की कीमत को पहचाने। और देखिए कि आज की वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम दो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं जो संख्याएं 100 के करीब है, लेकिन उसमें एक संख्या जो होगी वो 100 से कुछ ज्यादा होगी, दूसरी संख्या 100 से कुछ कम होगी। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए दो क्वेश्चन है हमारे पास, 98 इंटू 104 एंड 108 इंटू 96। 98 क्या है, 100 से थोड़ा कम है, 104 100 से थोड़ी ज्यादा है ये संख्या, और 108 देखिए 100 से थोड़ा ज्यादा, और 96 100 से थोड़ा कम। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं 98 इंटू 104। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 100 से कितना कम है, 2 कम है, -2 लिखते हैं। 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, +4 लिखते हैं। अब देखिए या तो इसमें हम 98 में 4 ऐड करते हैं, जोड़ लेते हैं, या 104 से ये 2 घटा लेते हैं। ठीक है, दोनों ही स्थिति में हमें लेफ्ट साइड में 102 मिलने वाला है। 98 + 4 102 एंड 104 - 2 102। अब दूसरी ओर क्या आना है, देखिए दूसरी ओर आपको पता है कि ये 100 बेस है तो 2 डिजिट आनी चाहिए। बिना डिजिट के अगर हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, मुझे यहां कैलकुलेशन करके इसे लिखना था, +4 इंटू -2 यानी कि -8 आना था, लेकिन मैंने नहीं लिखा -8, तो यहां पे क्या होता, 10200 यही होता। चूंकि ये -8 आना है तो हमें इस 8 को घटाना है इससे। ठीक है, +4 इंटू -2, तो इस 8 को हमें घटा लेना है 10200 से, तो ये फाइनल हमारा आना है 10192। ठीक है, तो आपको यहां क्या करना है, देखिए यहां आपको अगर जितनी भी संख्या आई यहां पर उसमें से एक लेस कर देना है। ठीक है, तो ये हमने एक लेस कर दिया, तो 102 था तो हमने एक लेस कर दिया, 101 हो गया, और इधर जो लेस किया इससे हमने इधर 100 बना लिया। ठीक है, और इसमें से क्या किया, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था +4 इंटू -2, तो क्या आया था -8, इसे हमने घटा लिया। देखिए काम यही कर रहे हैं हम, मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अब हमारा क्या फाइनल आंसर आ जाएगा, 101, और 100 में से जाएगा 92। अब ये हमारा आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए फिर से समझिए, 98 है, 98 में से हमें क्या करना है, 98 में या तो 4 जोड़ना है या 104 में 2 जोड़ना है। क्यों, क्योंकि 98 100 से 2 कम है, 104 100 से 4 ज्यादा है, तो 98 में या तो 4 जोड़ना है या 104 में हमें 2 घटाना है 104 में से। दोनों ही स्थिति में हमें मिलेगा 102, यहां पर 102 मिला था। अब हम 102 में से एक लेस कर देते हैं, मैंने समझाया था क्यों, 101 कर देते हैं, और इधर 100 में से हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई कर देना है, +4 इंटू -2 -8 आता है, तो 100 में से -8 गया, तो ये 92 बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर 10192। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो दूसरा क्वेश्चन हम एक बार फिर कर लेते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। ये है 108 इंटू 96। क्या करेंगे, इधर लिखेंगे +8 क्योंकि 8 ज्यादा है 100 से, इधर लिखेंगे -4 क्योंकि 4 कम है। करना क्या है, देखिए हमने इसमें से 4 घटाना है या इसमें 8 ऐड करना है। दोनों स्थिति में क्या मिलेगा आपको, इधर मिलेगा
104 एक ही बार में हम कर सकते हैं 104, लेकिन हम क्या लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे 103, क्योंकि एक इधर जाना है और 100 बनाना है हमें, और इधर क्या लिखेंगे 100 माइनस 8 इंटू -4 क्या हो जाएगा -32। इस 32 को हमें घटा लेना है, हमारा फाइनल आंसर 10368। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए और एप्लीकेशन में 2 अंकों की किसी भी 2 अंक की संख्या का 2 अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। देखिए हमने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है 35 इंटू 48 को हमें गुना करना है। ये 2 अंक की संख्या, ये भी 2 अंक की संख्या, ठीक है। अब देखिए समझ लीजिए, हमने 3 पार्ट में इसको समझाया हुआ है और पूरा हमने आंसर निकाला। हो जाएगा ये एक ही बार में, लेकिन पहले प्रोसेस समझ लीजिए, फिर मैं एक बार में करके दिखाऊंगा कि एक बार में आप इसे कैसे कर सकते हो। देखो पहला स्टेप क्या है, 8 इंटू 5 हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, देखिए दूसरा स्टेप है आखिरी दूसरी संख्या के आखिरी संख्या को और पहली संख्या के पहली संख्या को हम गुना कर लेते हैं। देखिए 8 इंटू 3 हो गया, 8 इंटू 3 हमने लिखा है यहां पर, फिर बीच वाली दोनों संख्याओं को हमने गुना कर लिया, ठीक है, और दोनों में प्लस का साइन कर दिया, दोनों को हमें जोड़ लेना है। और फाइनल स्टेप में फोर्थ स्टेप जो है 4 इंटू 3 दोनों ही आगे के अंकों को हमें गुना कर लेना है, ठीक है, 3 इंटू 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए इसमें ये 4 स्टेप में थे और ये 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 5 20, ठीक है, एंड 3 इंटू 4 12 हमने ऐसे लिख लिया। अब फाइनली हमें क्या करना है, देखिए ये 4 जो है ये हमारा आता है 40, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 44 और ये 12, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है इस 4 में 44 में, और ये 4 कैरी हो जाता है इस 12 में। तो फाइनली हमारा आता है 1680। मेरे ख्याल से आपने इसे समझ लिया होगा। देखिए 4 और यहां पे आएगा तो ये 8 हो जाएगा, इस 4 में जुड़ेगा तो ये 8 हो गया, और फिर ये 4 जो आएगा तो 6 हो जाएगा, और ये फाइनली 1 बच जाएगा। 1680 हमारा आंसर हो गया। अब इसे हम एक बार में कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं एक बार में करके इसी क्वेश्चन को दिखाता हूं बड़े आराम से, और फिर एक और क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। देखिए हमें पहला क्या करना है, 8 इंटू 5, देखिए कैसे एक बार में हम लिख सकते हैं आंसर, 8 इंटू 5 40 और कैरी फॉरवर्ड हो गया 4, ठीक है। अब ये कैरी फॉरवर्ड जब हो गया पहले हम, और उसके बाद दूसरे स्टेप पे क्या करते हैं 8 इंटू 3 करते हैं, ठीक है, 8 इंटू 3 24, और दोनों बीच की संख्याओं को उसके बाद गुना करते हैं 24 और 5 इंटू 4 20, यानी कि 24 एंड 20 44, और कैरी फॉरवर्ड मेरे पास 4 बचा हुआ है 40 का, तो ये हो जाता है 48। तो फिर हम 48 का यहां पर 8 रखते हैं और 4 को कैरी कर लेते हैं, ठीक है। और फाइनली हमें क्या करना है, ये दोनों आगे के अंकों को गुना करना है, 4 इंटू 3 12 एंड 4 16, तो ये 1680 यानी 1680 हमारा जो है ये आंसर। एक बार में लिख सकते हो, प्रैक्टिस करना है, पहले इस प्रोसेस को समझ लीजिए, एक एक प्रोसेस को 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन खुद ही बना के, उसके बाद आप बड़ी आसानी से इसे कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़ जाए, एक बार में करेंगे बिल्कुल, ठीक है। देखिए 26 इंटू, हम कोई संख्या ले लेते हैं 26 इंटू 76 हमने ले लिया। अब देखिए क्या करना है, एक बार में आंसर लिख रहा हूं मैं, 6 इंटू 6 36, कैरी फॉरवर्ड 3। अब देखिए 6 इंटू 2 ये 6 अंतिम अंक दूसरी संख्या का और पहला अंक पहले संख्या का, तो 6 इंटू 2 12, हाँ, और 7 इंटू 6 42, 12 एंड 42 कितना हो गया 12 एंड 42 54 एंड 3 57, तो 57 में हम 7 यहां रखते हैं और 5 कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। फाइनली 7 इंटू 2 14, 14 और 5, 7 इंटू 2 14 एंड 5 19, तो ये हमारा आंसर हो गया 1976। देखिए प्रैक्टिस के बाद आप इसे एक बार में ही लिख सकते हो। ये तो समझाने के लिए एक एक स्टेप को मैंने लिखा है, इसे मैंने लिख दिया, इसे आप बार बार समझ लीजिए, और समझने के बाद एक एक स्टेप मैंने लिखा हुआ है कैसे क्या करना है समझ लीजिएगा, उसके बाद एक बार में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और इससे आपको जब इसे अप्लाई करोगे आप सवाल को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो आपके
टाइम बहुत सेव होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप इस पे मेरा प्रैक्टिस वादा है कीजिए कि मैं रेगुलर आपसे मिलता रहूंगा। मैं फिर आपके सामने हूं और फिर आपके सामने एक नया क्वेश्चन भी है। देखिए ये क्वेश्चन √3 माइनस √2, ये √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4 और √2 माइनस √1। ये चार टर्म आपके पास हैं और ये क्वेश्चन ये है कि इसे आपको अरेंज द अबव टर्म्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले सबसे बड़ा टर्म आना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। मींस बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट तक आपको जाना है। इसी को दूसरे फॉर्म में भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इन टर्मों को सजाएं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा, यानी कि लार्जेस्ट। तो ये भी पूछ सकता है कि भाई इनमें सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। तो किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन बेसिकली कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स से है और कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स से भी अगर है तो आपको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन सिंप्लीफिकेशन से है। ठीक है, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत समय लगने वाला है। मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 सेकंड लगेगा इसमें। मैं इसे सॉल्व करता हूं, आप मेरे से भी कम समय में इसे सॉल्व करोगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। आप देखो, पहले मैं सॉल्व करूंगा, ट्रिक बताऊंगा और फिर उस ट्रिक का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि वो कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ। क्योंकि देखिए, बगैर कॉन्सेप्ट आप कितना भी ट्रिक बना लो, कितना भी कुछ भी कर लो, हाँ, तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो ट्रिक आपके दिमाग से निकल जाएगा एन मौके पर। इसलिए ट्रिक तो सीखे, ट्रिक बहुत जरूरी है, बिना उसके स्पीड नहीं आ सकता, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के बाद की बात है, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं, फिर इसका ट्रिक बताऊंगा और फिर वो ट्रिक कैसे डेवलप हुआ ये भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। √2 माइनस √1, √3 माइनस √2, √4 माइनस √3 और √5 माइनस √4। फिनिश। सॉल्यूशन आपके सामने है, ये आपका आंसर है। ठीक है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा हमने अरेंज कर दिया। मुश्किल से ये 5 सेकंड का खेल है। ठीक है, और 5 सेकंड मुझे लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आपको लिखने के लिए यहां बोर्ड पे लिख भी रहा हूं, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर आप देखते ही से कर लोगे और 2 से 3 सेकंड लगने वाले हैं, क्योंकि आपको तो ये लिखना नहीं है, आपको देखना है पेपर और फिर कंप्यूटर पे ऑनलाइन हिट करना है, आप देखते ही कर दोगे। लेकिन ये हुआ कैसे, पहले ट्रिक जानते हैं, फिर उसके बाद वो ट्रिक कैसे डेवलप हुआ ये भी आपको मैं समझाऊंगा। तो यहां देखिए, यहां हम इसे आंसर के तौर पे रख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे हमने इसे आंसर के तौर पे रख लिया। √2 माइनस √1, देख लीजिए √3 माइनस √2, √4 और ये ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहां का, देखिए ये जो पहला टर्म हमारा है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 1 है ना। इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 1 है। सिर्फ आप अंडर रूट में, रूट के भीतर जो संख्या दी हुई है उसका डिफरेंस आपको देखना है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, दोनों का डिफरेंस 1। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, दोनों का डिफरेंस 1। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, दोनों का डिफरेंस 1। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1। यानी कि आपको ये कैच करना है पैटर्न को, क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, ये कैच करना है कि भाई किस पैटर्न के हैं। देखिए सबका डिफरेंस 1 है। जब डिफरेंस 1 है तो हमें करना क्या होता है, देखिए ट्रिक बता रहा हूं, अभी कॉन्सेप्ट बाद में, पहले ट्रिक बता रहा हूं। अब आप ऐसा करो कि अगर सबका डिफरेंस
सेम हो। अब यहाँ पे तो एक है, हो सकता है ये डिफरेंस 2 भी हो जाए, 3 भी, लेकिन कॉमन होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए। अगर इसमें 3 तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, अगर इसमें 4 तो इसमें भी 4। अगर इस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा हो तो आप करोगे क्या, देखो हम एज्यूम कर लेते हैं इसे प्लस, माइनस की जगह प्लस एज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये प्लस एज्यूम करने के बाद, ठीक है, देखते हैं कि सबसे छोटा कौन हो गया इसमें, प्लस साइन देने के बाद, यानी कि ये √2 प्लस √1 अब पढ़ेंगे, √5 प्लस √4 पढ़ेंगे, √4 प्लस √3 पढ़ेंगे और √3 प्लस √2 पढ़ेंगे इसे। अब देखते हैं कि अब प्लस साइन के साथ सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी प्लस साइन के साथ, वो निगेटिव साइन के साथ वही टर्म आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू अगर हम तुलना करें तीनों में, √2 प्लस √1, √5 प्लस √4, √4 प्लस √3 एंड √3 प्लस √2, सबसे छोटी वैल्यू इसी की है प्लस साइन के साथ। अगर सबसे छोटी वैल्यू इसी की है तो हम क्या करेंगे, निगेटिव साइन के साथ सबसे बड़ी वैल्यू इसकी हो जाएगी इन सब में, ठीक है। ये आ गया आपके सामने। अब देखिए, अब हमारे पास 1, 2 और 3 टर्म बचे। अब इन तीनों में देखते हैं भाई, अब इन तीनों में भी अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ √3 प्लस √2, √4 प्लस √3 और √5 प्लस √4 में इसकी वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ सबसे कम है, यानी कि सबसे छोटी हो जाएगी। ये टर्म जो है ये सबसे छोटा होगा। तो इट मींस अगर सबसे छोटा होगा, ठीक है, तो इन दोनों से निगेटिव साइन के साथ अगर हम तुलना करेंगे तो इन दोनों से ये √3 माइनस 2 जो है वो बड़ी वैल्यू होगी, किससे, √4 माइनस √3 और √5 माइनस √4 से। तो हमने ऐसे लिख लिया। फिर अब इन दोनों में हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करने पे पता चलता है कि भाई √4 प्लस √3 छोटा है किससे, √5 प्लस √4 से। देखने से आपको पता चल जाएगा। हाँ, आप वैल्यू भी भर लो इसका, तो ऑब्वियसली 5 का इसका रूट लोगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ऑब्वियसली प्लस साइन के साथ इनका बड़ा आएगा, इनका छोटा आएगा, यानी कि ये वैल्यू जो है प्लस साइन के साथ इसकी वैल्यू छोटी होगी। तो अगर छोटी होगी तो ये जो है इसका निगेटिव साइन के साथ, ये इसके निगेटिव साइन को अगर तुलना, अगर ये वैल्यू प्लस के साथ छोटी है तो √4 माइनस √3 जो है ये क्या होगा, ये बड़ी हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी इसकी, इसकी तुलना में √5 माइनस √4 के, ठीक है ना, ये √4 के। यानी कि अब हमने ये ले लिया इसके पहले और फाइनली हमारे पास ये हो गया, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू किसकी हो गई, प्लस साइन के साथ जिस टर्म का वैल्यू, ठीक है ना, सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा टर्म हो गया। यहां देखिए सब प्लस साइन के साथ सबसे बड़ा टर्म किसका था, इसका था, तो ये क्या हो गया, ये सबसे छोटा वैल्यू निगेटिव साइन के साथ हो गया, इसका प्लस साइन के साथ सबसे छोटा था वैल्यू, तो ये सबसे बड़ा टर्म हो गया। और यही इसका ट्रिक था, ठीक है। हम करेंगे क्या, फिर से एक बार समझिए, इस सबका डिफरेंस हमने देखा, सबका डिफरेंस अगर डिफरेंस सेम हो यानी कॉमन हो, यहां पे देखिए ये 3 और 2 का डिफरेंस 1, 4 और 3 का डिफरेंस 1, 5 और 4 का डिफरेंस 1, 2 और 1 का डिफरेंस 1। ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, सेम होना चाहिए, या तो 3 हो जाए, 4 हो जाए, सब में 4 हो जाए, सबका डिफरेंस 3 हो जाए, सबका डिफरेंस 2 हो जाए, एक ही संख्या होनी चाहिए, डिफरेंस जो हो कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई एज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, हम एज्यूम कर लिया, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, जब हमने एज्यूम कर लिया तो प्लस साइन के साथ जिसकी वैल्यू सब में सबसे छोटी है वो निगेटिव साइन के साथ इन सब में उनकी वैल्यू, उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। सिमिलरली सबके साथ यही होगा, देखिए सबसे छोटी वैल्यू प्लस साइन के साथ तो ये सबसे बड़ा, ठीक है, तो सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद इन तीनों में तुलना किया तो पॉजिटिव साइन के साथ सबसे छोटी वैल्यू √3 प्लस √2 का है, तो इसका निगेटिव साइन के साथ इन दोनों से बड़ा हो गया। इसी तरह 4 माइनस √3 को हमने
किया, लिखा यहाँ पे, और फाइनली हमने इसको लिखा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव साइन के साथ जिसकी वैल्यू सबसे कम है, निगेटिव साइन के साथ वो सबसे बड़ी हो जाएगी, और पॉजिटिव साइन के साथ जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो निगेटिव साइन के साथ सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हमने देखा, अगर आपको कॉन्सेप्ट हो गया और आपने ट्रिक समझ लिया तो देखते ही आप कर दोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जो हमने किया इसको अब हम डेवलप कैसे किया, हमने इस ट्रिक को कैसे डेवलप किया, उसका कॉन्सेप्ट लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट लेते ही आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपने देखा कितनी देर में बना ये क्वेश्चन, हाँ मुश्किल से मुझे लगता है 4-5 सेकंड मुझे लगे होंगे। आपको सिर्फ देखना है और करना है, तो एग्जामिनेशन में मुझे लिखना भी पड़ा था, तो आपको 2 सेकंड लगने चाहिए, 3 सेकंड लगने चाहिए। ठीक है, 5 सेकंड भी लग जाए तो कोई बात नहीं, क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं ये ट्रिक कहां से डेवलप हुआ। ये देखिए √3 माइनस, अब मैं इसे मिटा रहा हूं प्लस साइन को। ठीक है, प्लस साइन को हमने मिटा दिया। ये कैसे हुआ था, देखिए हमने पहले √3 माइनस √2 को ले लिया, √3 माइनस √2 को लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि हम इस तरह के टर्म को रैशनलाइज करते हैं। हम कैसे रैशनलाइज करते हैं, देखिए ये रैशनलाइज करने का तरीका ये है, यहां √3 माइनस √2 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टर्म पूरा यही रहेगा, माइनस के साथ यहां प्लस ले लेते हैं, √3 प्लस √2, और नीचे भी √3 प्लस √2, यही होता है। अगर इस तरह का की कोई संख्या हो, मान लीजिए √x, ठीक है, या a प्लस बी भी ले सकते हैं आप। रेशनलाइजेशन इसी तरह से होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि x माइनस वाई, इसको रेशनलाइज करना है, तो x माइनस वाई को गुना कर देंगे x प्लस वाई बाई x प्लस वाई से, यानी यही ये निगेटिव वैल्यू हट जाएगी और पॉजिटिव लगा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर की जगह वही हम रखेंगे। ये हमारा रेशनलाइजेशन का तरीका होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसे रेशनलाइज किया, और रेशनलाइज अब किया तो देखिए क्या हो रहा है, ये इससे अगर हम ये मान ले, इसे b मान ले, इसे a मान ले, इसे b मान ले, तो आप इतना तो जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है। देखिए क्या ये वही फॉर्मेट नहीं आ गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 प्लस, ये आपका इस तरह से आया। और फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए रूट का साइन ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में √3 प्लस √2। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, यानी कि इसको हिंदी में अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू क्या आया, ये आया, यानी कि देखिए 3 और 2 का डिफरेंस आया कहां पे, न्यूमरेटर में, और नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर में, केवल पूरी संख्या यही आ गई, सिर्फ माइनस की जगह यहां पे प्लस कर दिया गया, तो ये आपका ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया इसका। इससे क्या समझ में आता है कि इस तरह का कोई भी टर्म हो तो फ्रैक्शनल वैल्यू इस तरह से हम निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, हमने तो इसके लिए निकाला, आप इसके लिए भी देखते हैं। √4 माइनस √3 अगर है, √4 माइनस √3, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंस वही एक ले लेते हैं, 4 माइनस 1 और √4 प्लस √3, यही होगा। फिर √5 माइनस 4 का क्या, माइनस √4 का क्या ले लेते हैं, √5 माइनस √4 भी वही हो जाएगा। देखिए दोनों का डिफरेंस एक हमने न्यूमरेटर में लिया और डिनोमिनेटर में हमने क्या लिया, √5 प्लस √4। सिमिलरली √2 माइनस √1, √2 माइनस √1, इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई, देखिए डिफरेंस 1 है, 1 बाई √2 प्लस √1, ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यू सारे टर्म्स का आ गया। देखिए √3 माइनस √2 अगर है
तो डिफरेंस दोनों का आया 1, और नीचे क्या हुआ √3, यहां माइनस हटा के हमने प्लस किया √2। सिमिलरली √4 माइनस √3 है तो 1/√4 प्लस √3 हमने लिख दिया। फिर डिफरेंस देखिए 1 आया है, इसमें डिफरेंस भी 1 है ऊपर, इसमें भी डिफरेंस 1 है, और डिनोमिनेटर यानी हर में क्या है, इन दोनों का सम है, दोनों संख्याओं का माइनस की जगह प्लस रख देते हैं, माइनस की जगह प्लस रख देते हैं। ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ। अब इसी से वो ट्रिक डेवलप किया हमने, इसी फ्रैक्शनल वैल्यू से जो हमने ट्रिक सीखा था इसे सॉल्व करने का, वो ट्रिक हमने डेवलप किया। कैसे, ये आपको समझ में आने लगा होगा मुझे लग रहा है, बट मैं एक बार इसे क्लियरली मिटा के सारे टर्म के सामने मैं लिखता हूं तो आपको पता चलेगा फ्रैक्शनल वैल्यू सबका। देखिए ये मैं मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा आपको यहां तक। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो दोबारा देख लें आप, मैं बार बार कहता हूं वीडियो को कई बार देखें, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूं, अभी तक आपने समझ लिया होगा। अब मैं इसके लिए लिखता हूं, देखिए क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू, दोनों का डिफरेंस 1 और यहां पे √3 प्लस √2, इसके लिए हमने लिखा। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस 1 न्यूमरेटर में लिया, डिनोमिनेटर में √4 प्लस √3। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखेंगे अंश में यानी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हर में क्या लिखेंगे √5 प्लस √4, और फिर इसमें क्या लिखेंगे 1 और √2। अब देखिए सबके सामने ये लिखा हुआ है, ये तो हमारा आंसर था, हमने पहले निकाला, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, और ये इसके लिए, ठीक है। अब एक चीज समझिए, आप जानते हो कि अगर फ्रैक्शन दिए हुए हो और उनका न्यूमरेटर यानी कि अंश यानी कि ऊपर वाला वैल्यू सेम हो, तो डिनोमिनेटर यानी कि हर, दोनों में जो हर है उसमें जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। 2 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन हो, जैसे मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास 1/9 है और 1/36 है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू, तो दोनों का देखिए न्यूमरेटर क्या है 1 है, यहां 2 भी हो सकता था, यहां 3 भी हो सकता था, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, हाँ सॉरी यहां पे 3 हो गया, दोनों जगह हमने 3, यानी सेम अगर रहता है, एक से रख दो सेम रहता है, ठीक है। तो इस स्थिति में जिसका न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू बड़ी होगी। अगर मैं कहूं कि 1/9 और 1/36 में, तो 1/9 की वैल्यू बड़ी होगी। कैसे, ये भी मैं दिखा देता हूं। देखिए अब हम ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया कि भाई 36/9 और 36/36, देखिए दोनों का न्यूमरेटर सेम हो गया, ठीक है, यानी कि अंश क्या होता है, ये है न्यूमरेटर, देखिए समझ जाइए अगर जो नहीं सर, ये है डिनोमिनेटर, ठीक है, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। ऊपर वाले भाग को अंश बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आप लोग जानते होंगे, नहीं जो जानता उसके लिए, ठीक है। अब देखिए इससे मैंने दोनों तो एक न्यूमरेटर सेम है 36 36 36 36, और डिनोमिनेटर देखिए इसका कम है इसके मुकाबले। अब ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बार, देखिए कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। अगर 4 ग्रेटर देन 1 तो ये ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आपको दिए हुए हो और आपको देखना हो कि कौन सी फ्रैक्शनल वैल्यू सबसे बड़ी है, और यदि उन फ्रैक्शनल वैल्यू में अगर उसके न्यूमरेटर यानी कि अंश यानी कि बटे के ऊपर वाला पार्ट जो है अगर सेम हो, सब में सेम हो, तो डिनोमिनेटर में यानी हर वाले पार्ट में जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इससे हम देखिए सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए इसमें हमने क्या किया था, देखिए अब इसमें क्या है कि हमें यह देखना है
कि हमारे पास देखिए सबका न्यूमरेटर 1 1 1 1 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, सबका न्यूमरेटर जो है सेम है। अब देखना यह है कि किसके डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे कम है। तो देखिए √2 + 1 √5 + √4 से छोटी होगी इसकी वैल्यू, ऑब्वियस, इससे भी छोटी होगी और इससे भी छोटी होगी, आपको देखते ही पता चल रहा है। तो अगर ये छोटी वैल्यू है, ठीक है ना, तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/√2 + 1 इन सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ये पूरा फ्रैक्शन जो है इन सबसे बड़ा है। और इसके लिए हमने क्या, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, √2 - 1 के -√1 के बराबर है, √2 1/√2 + √1 इसके बराबर है, यानी कि इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, यानी कि ये वैल्यू अगर सब में बड़ी है तो ये वैल्यू इन सब में बड़ा है, हमने लिख लिया √2 - √1 ग्रेटर देन, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू। अब बच गया 3 वैल्यू हमारे पास। अब इसमें फिर देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में किसकी है, ऑब्वियसली इसकी है, देखिए √3 + √2 की, तब ये इन दोनों से इसको बड़ा होना है, ठीक है ना, और इससे छोटा होना है, हमने इसे ले लिया। इसके लिए क्या है, इसके लिए √3 - 1/√3 + √2 इक्वल टू क्या है, √3 - √2, यही तो है, तो ये हमने ले लिया। इसी तरह से अब इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है, इन दोनों में हमने कंपैरिजन किया तो ये पाया कि इन दोनों में डिनोमिनेटर √4 + √3 जो है ये छोटा है, ठीक है, छोटा है, तो इसके मुकाबले, इस फ्रैक्शन के मुकाबले ये फ्रैक्शन बड़ा है, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, √4 - √3, तो हमने √4 - √3 ले लिया, और लास्ट में ये बचता है, इसे हमने रख दिया। यानी कि हमें ये ट्रिक पता चल गया कि कैसे ये ट्रिक डेवलप हुआ, यानी कि रैशनलाइजेशन से डेवलप हुआ। हमने रैशनलाइज किया, और रैशनलाइज करके हमने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखा, वॉच किया, और देखा कि न्यूमरेटर जो है सेम है सब में, उसके बाद डिनोमिनेटर जिसकी सबसे छोटी है, हाँ, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया, इस पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखते ये जब आपको पता चल गया तो आपने क्या किया, हमने तो यही बताया था कि आपको करना क्या है। अब आपको ये काम, ये तो समझने के लिए था, मैंने सारा चीज समझने के लिए बताया, ठीक है, कॉन्सेप्ट कहां से आया, अब आपको भूलेगा नहीं। अब आपको क्या करना है, ऐसे सॉल्व करना होता, बस कुछ नहीं, हमने क्या कहा था, देख लो भाई, डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है, सबका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, 2 हो 3 हो, डिफरेंस कॉमन कुछ भी हो। अब उसके बाद हमने कहा था कि प्लस अज्यूम कर लो, प्लस अज्यूम कर लो, प्लस अज्यूम कर लो, यही तो था। देखिए प्लस में क्यों कहा था एज्यूम करने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट में यही आने वाला है और डिफरेंस आने वाला है न्यूमरेटर में। जब एज्यूम किया तो हमें करना क्या था कि हमें इसी को लेके चलना था, सबसे छोटी वैल्यू प्लस में इसकी है, तो हमने इसको सबसे आगे रख दिया, ठीक है। उसके बाद किसकी वैल्यू छोटी है, हाँ, इसकी वैल्यू छोटी है इन दोनों के मुकाबले, तो बस ये जो टर्म है √3 - 2 इससे छोटा हो गया, लेकिन इन दोनों से बड़ा हो गया। इसी तरह हमने √4 - √3 हमने यहां लिखा, प्लस साइन एज्यूम करने के बाद, और √5 - √4 यहां लिख दिया। आपका क्वेश्चन पलक झपकते सॉल्व हो गया। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट होगा तो आप भूलेंगे नहीं, लेकिन एक काम आप जरूर कीजिए कि पहले आप रेशनलाइजेशन करके 1-2 बार बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ट्रिक कभी नहीं भूलने वाला है, आपको रेशनलाइजेशन नहीं करना एग्जामिनेशन में, या वैसे भी प्रैक्टिस में भी आपको नहीं करना, क्योंकि आपको समय बचाना है। लेकिन 1-2 बार आप अगर सॉल्व कर लेंगे या इसको भी समझ लेंगे तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। आपने देखा नहीं कि आपने यहाँ पे लिखा नहीं, जैसे मैंने लिखा, आपने यहाँ देखा और यहाँ लिख दिया। हाँ, अगर यही कहता कि भाई इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है, यानी कि हमने सबसे बड़ा लिया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, इसी को उल्टा लिख देते हैं। हाँ, कैसे लिखते हैं इसे हम लिखते हैं √5 - √4, हाँ, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर √4 - √3, फिर क्या करते हैं √3 - √2, और फिर √2 - √1, बस इसको उलट के लिख देना था। देखिए उलट के ही तो लिखा है हमने, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है।
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, इधर से लिखा था तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। पूछता कि भाई इस पूरे टर्म में सबसे बड़ा टर्म बताएं, कौन सा ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट है, ये है, ठीक है। कौन सा ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट है, ये बात खत्म। तो इसे खूब बनाइए इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन हम और करते हैं समझने के लिए डायरेक्ट, ठीक है। इसे मैं मिटाता हूं, इसे मैंने मिटा दिया। अब देखिए, अब एक सवाल लिखते हैं, √8 माइनस √5 √13 माइनस √10 और √19 माइनस √16। अब देखिए, अब इसे हमें अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए सबका डिफरेंस क्या है, 3 है, 3 3 3, सब में 3 है ना। 8 माइनस 5 3, 13 माइनस 10 3 एंड 19 माइनस 16 3। यानी अब कुछ नहीं करना हमें, प्लस एज्यूम कर लो आप। और प्लस एज्यूम करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, इसकी है, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, इसका निगेटिव जो आएगा, हमने प्लस में सबसे छोटी है तो निगेटिव में सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों में, हाँ इसकी वैल्यू छोटी है तो नेगेटिव में अब ये बड़ी हो जाएगी, देखिए √30 माइनस √10। फिर इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सबसे √19 माइनस 16। ये आपका अरेंज हो गया, बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं हूं आपके साथ, हमेशा हूं, ठीक है। और हम हमेशा मिलते रहेंगे। क्यों मिलते रहेंगे, क्योंकि हमें आपसे बहुत लगाव है, हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है हमें। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ सर्ट से एक और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका √8 माइनस √5 √6 माइनस √7 √9 माइनस √4 और √10 माइनस √3। कहता है अरेंज द अबव टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में इन्हें सजाएं। यानी सबसे पहले सबसे छोटा टर्म, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। अब जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स की, वो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, वहां भी माइनस है। उसमें भी वैसा ही था, लेकिन मैं फर्क समझा देता हूं और आपको भी समझ में आ जाएगा कि देखिए वहां पे क्या था, इन दोनों संख्याओं 8 और 5 के बीच का अगर डिफरेंस ले, जो रूट के भीतर जो संख्याएं दी हुई हैं वो सब में समान डिफरेंस था। यहाँ क्या है, देखिए 8 माइनस 5 कितना है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ क्या है 5 का डिफरेंस है, 9 माइनस 4, और यहाँ 10 और 3 के बीच का डिफरेंस है 7। एक और फर्क है, देखिए इसमें छोटी संख्या भी पहले ले ली गई है, उसमें ऐसा नहीं था। दूसरा जो सबसे अलग करता है इस क्वेश्चन को और इस पैटर्न को कैच करने में आपको मदद करेगा, वो देखिए इनको यहां संख्याओं को जोड़ते हैं। 8 प्लस 5 13, 6 प्लस 7 13, 9 प्लस 4 13, 10 प्लस 3 13। यानी सबका सम यहाँ पे जो रूट के भीतर जो संख्याएं दी हुई हैं सबका सम सेम है। यहां सम सेम है, वहां डिफरेंस सेम था, समझ रहे हैं ना। यहां सम सेम है और पहली वीडियो में देखेंगे डिफरेंस सेम था। अब अगर ऐसा हो तो हम कैसे सजाएं, हाँ मैं अभी अरेंज करने वाला, ठीक है, अभी अरेंज करूंगा तुरंत। कैसे अरेंज करूंगा देखिएगा, पहले मैं ट्रिक बताऊंगा फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट दूंगा। मैं अभी अरेंज करता हूं, देखिए सबसे छोटा टर्म मैं लिखने जा रहा हूं √6 माइनस √7, √8 माइनस √5, √9 माइनस √4 और √10 माइनस √3। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सॉल्व। यानी कि
कितने सेकंड लगे? मुश्किल से ये 4 से 5 सेकंड लगे होंगे, क्योंकि मुझे लिखना भी है तो ज्यादा समय लगेगा। आप करोगे 2 सेकंड 3 सेकंड, हो सकता है उससे भी कम में आप कर लो। अब ये मैंने कर दिया, सॉल्व कर दिया। देखिए सबसे छोटा टर्म, उससे बड़ा टर्म, उससे बड़ा टर्म और सबसे बड़ा टर्म। ठीक है, अब ये हुआ कैसे? हाँ, ये तो ट्रिक था। अब ट्रिक सॉरी, ये तो मैंने करके दिखाया सॉल्व करके। अब ट्रिक बताऊंगा करना क्या है आपको, और फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा ट्रिक का। देखिए कुछ नहीं करना, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, सबको, संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, आपको पता भी चल जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, ये है 42, ये क्या होगा 42 होगा, ये क्या होगा 40 होगा, ये क्या होगा 36 होगा, और ये होगा 30। अब इससे आपको क्या निकल के आया? देखिए ट्रिक समझिएगा कि हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी, और जो सबसे छोटी संख्या होगी उसके लिए जो टर्म होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये कैसे हुआ अभी मैं समझाऊंगा। फिर से एक बार बता दूं, क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। सम करो, ऐड करो, सेम है। 8 5 13 6 7 13 9 4 13 10 3 13 करने के बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। 8 बचे 40, 8 इंटू 5 40, 6 इंटू 7 42, 9 इंटू 4 36 और 10 इंटू 3 30। देखिए सबके सामने मैंने इसे लिख दिया कि आपको असुविधा ना हो। और फिर क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या इसमें जो आती है उसके लिए जो टर्म है वो सबसे छोटा हो जाएगा वो टर्म, और सबसे छोटी संख्या के लिए जो टर्म है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली हम सजा लेंगे। यानी देखिए √6 माइनस √7 के लिए 42 था, तो ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद 3 बच गए, ये 3 बच गए। अब उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी 40, 8 इंटू 5, तो ये जो टर्म दिया हुआ है ये इससे तो बड़ा हो गया लेकिन इन दोनों से छोटा हो गया। फिर 9 इंटू 4, इन दोनों में अगर तुलना करते हैं 36 क्या हो गया भाई, इससे छोटा हो गया लेकिन इन दोनों से बड़ा हो गया ये टर्म। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मुश्किल से आपको लगना है 2 सेकंड, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि हमने किया कैसे, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, मैं अभी बता दे वाला हूं। देखिए अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं, देखिए √6 माइनस √7 को स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आने वाला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी √6 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 को भी करेंगे स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि ये 13 हो जा रहा है, ठीक है। और माइनस 2ab देखिए 2 इंटू 42। सिमिलरली अब इसके लिए करेंगे √8 माइनस √5, ये क्या होगा 13 माइनस क्या हो जाएगा 40, फिर √9 माइनस √4 इक्वल टू 13 माइनस 2√36, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई √10 माइनस √3 इक्वल टू 13 माइनस 2√30। अब हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्लियर है, ये तो 13 तो था ही, मैंने पहले देख लिया था। हाँ, और ये क्या है देखिए, आपको पता है कि -1 और -2 में -1 और -2 में कौन सी संख्या छोटी होगी। माइनस साइन के साथ जो आपकी बड़ी संख्या होती है वो छोटी हो जाती है। तो देखिए माइनस साइन के साथ ये तो 13 तो सब में है, माइनस साइन के साथ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 2√42, तो ये सबसे छोटी होगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद -240 देखिए, -236 देखिए, और -230। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप। अब एक और चीज समझ लीजिए, इसी क्वेश्चन को वो प्लस में भी दे सकता है। प्लस का मतलब ये है कि देखिए ये प्लस कर दिया, अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखिए ट्रिक वही है। अब बस क्वेश्चन जैसे ही प्लस हुआ
और कहता है कि भाई हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। हाँ, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इधर से ले ले, बस हमें कुछ नहीं करना, हमें साइन को बदल देना है। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस 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 प्लस। देखिए ये सब, अब इस बार ये सबसे छोटी होगी, ये जो संख्या बनेगी या ये जो टर्म बनेगा सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये भी देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल अगर हम इसी तरह से अगर यहां प्लस कर दें, यहां प्लस कर दें, यहां प्लस कर दें, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये अगर प्लस हो गया, अब इसमें क्या है, 13 तो सब में है। डिफरेंस किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें अब प्लस में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके लिए जो टर्म है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 242 के लिए कौन सा टर्म सबसे बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए क्योंकि 242 सब में बड़ा है, उसके बाद ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। इसको हम ऐसे क्या कह सकते हैं, अगर इसी को, चूंकि यहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग ना करके अब मैं कह रहा हूं, इसको लिख देता हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लग गया, ठीक है। तो अब आपको इस पैटर्न को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप क्वेश्चन को देखिए, पहले वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें कि अलग अलग कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो इसको देखें, आप प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करें। स्वागत करता हूं, और इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ सर्ट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2 क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली। और देखिए क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, दोनों एक कर लेंगे तो दूसरा करना आसान हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5 द पावर 36, 2 द पावर 72, 4 द पावर 48, 3 द पावर 60। और दूसरा क्वेश्चन है 2 द पावर 350, 5 द पावर 200 और 3 द पावर 300। इसे, इन दोनों क्वेश्चंस में हमें जो भी टर्म्स दिए हुए हैं इन्हें हमें सजाना है कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसे, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ठीक है। 5 द पावर 36, 2 द पावर 72, 4 द पावर 48, 3 द पावर 60। अब इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, कॉन्सेप्ट लीजिए। देखिए माइक्रो सेकेंड्स में ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। हमें करना क्या है, हमें इसके पावर को बराबर करना है, इक्वल करना है। पावर को हिंदी में घात कहते हैं, जो बच्चे नहीं जानते होंगे। अब इसे कैसे बराबर कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें जो घात है, जो पावर है 36, 72, 48 एंड 60, इनका हमें क्या करना पड़ेगा, इनका हमें HCF लेना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हिंदी में महत्तम समापवर्ग, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, मैं समझता हूं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 2 संख्या है, 5 है और 15 है। कहते हैं इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है, तो देखिए फैक्टर्स पहले निकालते हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स का मतलब होता है जो डिवाइड कर दे, ठीक है ना। फैक्टर का मतलब होता है डिवाइजर, यानी कि भाजक, जो 5 को भाग कर दे या जो 15 को भाग कर दे। जो 5 को भाग कर देगा 5 का डिवाइजर हो जाएगा, हाँ, यानी फैक्टर हो जाएगा। जो 15 को भाग कर देगा वो 15 का डिवाइजर यानी कि भाजक, यानी फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 5 का फैक्टर 1 हो सकता है और 5 भी हो सकता है, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। फिर 15 का देखिए 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। 5 के 2 फैक्टर हो सकते हैं और 15 के 4 फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर 5 का सबसे बड़ा फैक्टर 5 और 15 का सबसे बड़ा फैक्टर 15। लेकिन हमें वो संख्या उठानी है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। तो दोनों में कॉमन अगर हम लेते हैं तो देखिए 5 जो है ना, ये 5 जो है ये दोनों में कॉमन है और दोनों को विभाजित करने वाली ये सबसे बड़ी संख्या है दोनों में, यानी ये क्या हो गई, ये हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिहाज से। वैसे हम काफी बड़ा चैप्टर है HCF LCM, तो जब हम पढ़ेंगे चैप्टर तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं।
ये देखिए 36 पावर को कैसे बराबर करेंगे, देखिए आप देख रहे होंगे 36, 72, 48 और 60, यानी इसमें हमें इन चारों में ऐसी कॉमन संख्या देखनी है जो सबसे बड़ी हो और सबको डिवाइड कर दे। ऑब्वियस है कि 12 होगा, 12 इसे भी करेगा, 60 को भी, 48 को भी करेगा, 72 को भी करेगा और 36 को भी करेगा। लेकिन इससे कोई बड़ी ऐसी संख्या नहीं है चारों के लिए जो डिवाइड कर दे चारों को, ठीक है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 36 का, 72 का, 48 का, 60 का, 12, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, 5 द पावर क्यूब एंड 12 इंटू 3, 36 आप जानते हो, ब्रैकेट के अंदर जो पावर होगा और बाहर होगा उसमें गुना हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें देखिए 2, 12, 4, देखिए अब ब्रैकेट के बाहर जितने भी पावर है ना बराबर हो गए, 12, 12, 12, 12। अब हमें कुछ नहीं करना, देखिए 5 क्यू आप जानते हो 125 पे आप पावर चढ़ा दोगे 12, ठीक है। ये 2 द पावर 6 कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप, 2 द पावर 6 यानी कि 2 क्यू तो आपको क्या होता है, आपको पता है 8 होता है, और 2 क्यू 8 और फिर 2 क्यू 2 6 का मतलब 2 क्यू इंटू 2 क्यू यानी कि 64, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई, 4 द पावर 4, हाँ ये 256 होगा, आप कैलकुलेट कर लो वैसे भी, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 बार यानी कि 16 इंटू 16 यानी 256 द पावर 12, और ये आप कैलकुलेट करोगे तो 243। अब देखिए आपके लिए काम कितना आसान है, सब पे पावर तो बराबर है, हाँ घात सबकी बराबर है, तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, अब आप सजा दो इसे, सबसे छोटी कौन सी हो सकती है, देखिए 64 किसके लिए है, देखिए ये जो है 64 इसके लिए है ना, 2 द पावर 72, ये क्या था, ये 2 द पावर 72 हो गया, यानी ये है 2 द पावर 72 के लिए, ऐसे लिख देता हूं ना, इसके लिए तो क्या है, डायरेक्ट लिख देता हूं। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाए, इसमें हम लिख देते हैं 64 द पावर 12, क्या हो जाए, सबसे छोटी हो जाएगी, उससे बड़ा 125 द पावर 12, उससे बड़ा 243 द पावर 12 और सबसे बड़ा 256 द पावर 12। अब देखिए सबके सामने क्या कर सकते हैं हम, 264 किसके लिए था, 272 के लिए था, 2 द पावर 72, देखिए। उसके बाद ये 125 किसके लिए था, 536 के लिए था, 5 द पावर 36 के लिए था। फिर देखिए 243 ये इसके लिए था, 3 द पावर 60, और फिर सबसे बड़ी 4 द पावर 48, 4 द पावर 48। ये देखिए आपका अरेंज हो गया, यही था आपका, कुछ नहीं करना इसमें। ये मुझे समय लगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ लिखना है आपको समझाने के लिए, एक बार आपका कॉन्सेप्ट हुआ 1 सेकेंड या 2 सेकेंड हो सकता है, उससे भी कम आप लगाओ इसको करने में, क्योंकि आप जुबानी कैलकुलेट कर लोगे कि इसका HCF क्या है और बड़ी आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब पता होगा, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना सब पता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा आप वीडियो को दोबारा देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, 2 द पावर 350, 5 द पावर 200, 3 द पावर 300, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है HCF, ऑब्वियसली 50 होगा, तो हम क्या करें भाई, ये तो बाहर 50 हो जाएगा और 2 द पावर 7 यहां पे, ठीक है। अब देखिए ये भी 50 होगा, हाँ यहां पे 4 हो जाएगा, यहां बाहर 50 हो जाएगा, फिर यहां 3 6 हो गया। अब क्या करना है हमें, देखिए 2 द पावर 7 क्या हो सकता है, 2Q आपको 8 पता है, हाँ 2Q8 और 2Q8,
हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 2q8 और 2q8 यानी कि 64, ये तो 6 हो गए, और इंटू 2 64 इंटू 2 128 द पावर 50। इसका देखिए 625 4 हो जाएगा ना, 5 इंटू 5 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, 25 इंटू 25, हाँ 625 द पावर 50। इसका क्या हो जाएगा 3 द पावर 6, हाँ आपको पता है 3 द पावर 4 81, हाँ और 6 81 को अगर आप फिर 9 से गुना कर दो, यानी 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 3 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 81, हाँ 9 इंटू 9 81 एंड इंटू 9 9 से अगर गुना करोगे आप 729 आएगा 9, हाँ एंड 722 देखो 729 आया तो 729 50। अब आपके लिए बहुत आसान है करना, सबसे छोटा देखिए लगा ही हुआ है, ये बिल्कुल उसी ऑर्डर में दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है हमें, आपको पता हो गया, यानी कि 2 द पावर 350 सबसे छोटा है, ठीक है, 5 द पावर 200 उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा 3 द पावर 300। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, आपको ये सब कुछ पता होगा, हाँ कैसे हम स्क्वायर करेंगे, कैसे बहुत आसानी से कर लोगे आप, बहुत कम समय लगने वाला है, 1 या 2 सेकंड लगने वाला है, ठीक है। और तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ सर्ट से एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, आइए देखिए, ये क्वेश्चन हमारे सामने है 4 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 2 और 6 अंडर रूट 5, ये 3 टर्म है हमारे सामने, जिसे कहा जा रहा है कि भाई अरेंज द अबव टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इन्हें सजाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा टर्म, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे अंत में सबसे बड़ा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, लेकिन पहले तरीका समझते हैं कि क्या है। देखिए अब 4 रूट 3 है, 3 रूट 2 है और 6 रूट 5 है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, आपको पता है कि अगर यहाँ पे 4 हो और रूट के साइन के भीतर हो तो इसे हम क्या करते हैं 3 और इसे हम 1/4 कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 2 है रूट साइन के भीतर और 3 बाहर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1/3 कर देते हैं, और इसी तरह से 5 1/6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसे हमने कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, जैसे हमने एक और क्वेश्चन किया था कंपैरिजन ऑफ सर्ट से, जिसमें कि घात बड़े बड़े थे लेकिन वो कंप्लीट नंबर थे, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं थे, तो वहां हमने HCF लिया था, लेकिन यहाँ ये फ्रैक्शन में जो भी घात है या पावर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर LCM लेंगे, हाँ इसे आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पर LCM लेंगे। तो LCM देखिए 4 3 और 6 का LCM 12 होगा, देखने से ही पता चल जाएगा, वैसे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। 4 2 और 6, हाँ देखिए, ठीक है, और देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जा रहा है भाई 12, यही है ना, ठीक है, ये 12, ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। 12 जो है आप LCM इसका वैसे ही निकाल सकते हैं, कैसे आपको पता भी होगा, देखिए हम पहले 3 और 6 का निकालते हैं LCM, तो हमें पता है कि ऑब्वियसली ये 6 होगा, और फिर 6 और 4 का निकालते हैं तो क्या होगा 6 और 4 का निकालेंगे तो ऑब्वियसली 6 और 4 का LCM 12 हो जाएगा, तो तीनों का जो LCM होगा वो 12 हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इस तरह से करके देख ले, हालांकि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है। देखिए अब LCM अगर 12 आ गया तो हम क्या करेंगे कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है नीचे का टर्म है, उसे हम 12 कर देंगे, यानी LCM में बदल देंगे, जो हमारा LCM आया। तो कैसे बदल सकते हैं, देखिए यहाँ हमने 3 कर दिया तो ये 12 हो गया, लेकिन चूंकि यहाँ हमने 3 किया, ऊपर भी 3 से हमें गुना करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने 4 किया 12 करने के लिए, तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ हमने 2 से गुना किया 12 करने के लिए, तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब आपके पास क्या हो जा रहा है, ये पूरा देखिए 3/12 हो गया, ये हो गया 2
4/12 और ये हो गया 5 2/12। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए अगर हम ये जो पावर है 3 इसे हम अंदर ले सकते हैं, 4 को अंदर ले सकते हैं, 2 को अंदर ले सकते हैं, तो हम क्या करना है, देखिए 3 और 1/12 हो गया, फिर 2 4 1/12 हो गया। इसी तरह से 5 स्क्वायर यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे चला आएगा अंदर और हम कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया गया कि हम घात को बराबर कर देते हैं। देखिए 1/12 1/12 एंड 1/12। अब जब घात बराबर हो गया तो हमें इन संख्याओं से ही पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। देखिए अब 3 27 होगा, द पावर 1/12, 2 4 मीन्स 16, द पावर 1/12 एंड 5 स्क्वायर 25, द पावर 1/12। अब देखिए कौन सी संख्या इसमें सबसे छोटी है, 16 और उसके बाद 25 और सबसे बड़ी इसमें हो गई 16 सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी 25 है और सबसे बड़ी 27 है। तो बस अब हमें अब घात से कोई मतलब नहीं, हम संख्याओं से ही सजा लेंगे इसको। अब देखिए सबसे छोटी कौन सी हो गई, 16 हो गई और 16 किसके लिए था, इसके लिए था, तो हम इसे अब अरेंज कर लेते हैं। 3√2 सबसे छोटी हो गई। इससे बड़ी देखिए ये 25 किसके लिए बना, 25 द पावर 1/12 किसके लिए बना, तो हम ये लिख लेते हैं 6√5। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, देखिए 27 किसके लिए है, 4√3 के लिए, तो हमने 4√3। ये हमारा आंसर आपके सामने है, ये आपका आंसर है। तो ये बहुत आसान है, इतने स्टेप्स भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप 3-4 बार सॉल्व कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, 10 15 20 क्वेश्चन बना लोगे, आपको देखते ही बिल्कुल होने वाला है क्वेश्चन। मुश्किल से 3 से 4 सेकेंड लगेंगे आपको। तो इस क्वेश्चन को देखिए, और भी क्वेश्चन जो हमने कराए कंपैरिजन ऑफ शॉर्ट्स के, उसे भी कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। नमस्कार।